नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह, आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग हब इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पटवारी का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, जो कि ये 2016 का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। दोस्तों, प्रश्न नंबर 76 से ये शुरू होता है। जनरल नॉलेज। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ? यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ? यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगी। ए 1 नवंबर 1966, बी 1 अक्टूबर 1956, सी 1 जनवरी 1971, डी 15 अगस्त 1972। इसका सही जवाब रहेगा 1 नवंबर 1966। दोस्तों, इसी के साथ एक छोटी सी विश्लेषण करते हैं। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का जब हिमाचल में विलय हुआ था, तो जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 18 सितंबर 1966 में पास हुआ था। यह अधिनियम पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन और पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश को देने के बाद लागू हुआ था। ये इलाके पहले पेप्सू कहलाते थे। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये पटियाला रियासत के भाग थे। इसमें जो पटियाला रियासत के भाग थे, उसमें पंजाब का कुछ हिस्सा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये सभी पहले पटियाला रियासत के ही भाग थे। बाद में इनको 18 सितंबर 1966 के अधिनियम में इनको अलग अलग कर दिया गया। तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का जब हिमाचल में स्थानांतरण हुआ, तो उसको 1 नवंबर 1966 को कर दिया। तो ये था पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण के ऊपर छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। भुंडा उत्सव शिमला, कुल्लू तथा मनाली में मनाया जाने वाला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परशुराम से, बी लोमश ऋषि से, सी बुद्ध से, डी महासु देवता से। इसका सही आंसर ए परशुराम से है। ये जो भुंडा उत्सव है, ये प्रत्येक 12 साल के बाद मनाया जाता है और ये निरमंड टाउन, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 78। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी हिंदुकुश, डी जास्कर। इसका सही उत्तर डी जास्कर है। जास्कर जो है वो जी जास्कर इसका सही उत्तर है। जास्कर इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द लेसर हिमालयन रीजन फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ
बेस्ट एरियाज द इंडियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर एंड पंजाब. द elevation varies from 1400 मीटर टू 4100 मीटर. ये 1400 मीटर की ऊंचाई से लेकर 4100 मीटर की ऊंचाई तक ये श्रृंखला पड़ती है. धौलाधार is in middle. The Himalayas begin from Dalhousie and इसका जो अंत है जहाँ पे ये समाप्त होती है ये द बैंक ऑफ रिवर ब्यास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ब्यास नदी के किनारे इसका अंतिम सीमा है. प्रश्न नंबर 79. 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? ए. भक्ति थापा, बी. अमर सिंह थापा, सी. राम सिंह गुरंग, डी. तेज बहादुर. इसका सही उत्तर अमर सिंह थापा है. अमर सिंह थापा गोरखास लेड siege of to Kangra, the managed to defeat Sansar Chand, the ruler of Kangra, in 1806 with the help of many hill chiefs. प्रश्न नंबर 80. 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए गोरखा तथा सिख, ऑप्शन नंबर बी सिख तथा ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी संसार चंद तथा राजा रणजीत सिंह, डी राजा रणजीत सिंह तथा ब्रिटिश. ये संधि संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी. महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. महाराजा रणजीत सिंह इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब, वॉज फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर which ruled the northwest Indian subcontinent in early half of the 9th century. He born on 13 November 1780 Gujranwala, Pakistan, and died in 27 June 1839 Lahore, Pakistan. Raja Sansar Chand was born on year 1765 and died 1824. Was a Rajput ruler of the Easterwhile state of Kangra within now the Indian state of हिमाचल प्रदेश. प्रश्न नंबर 80 का जो सही उत्तर रहेगा वो संसार चंद और राजा रणजीत सिंह रहेगा. प्रश्न नंबर 81. हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
ऑप्शन ए बनेर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऑप्शन बी शैनन जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, ऑप्शन सी भाखड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ऑप्शन डी थिरोट डिस्ट्रिक्ट लाहौल। इसका सही उत्तर बी शैनन जोगिंदरनगर है। शैनन जोगिंदरनगर ये जो जल विद्युत परियोजना है तो 110 मेगावाट की परियोजना है। इसको ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बीसी बेटी ने शुरू किया था और ये जो परियोजना है वो ओहल रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। ये शैनन परियोजना जो है वो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सहायता से चलाई जा रही है और इसकी जितना भी बिजली का जो भी खर्चा आता है या बिजली जितनी भी एक्सपोर्ट होती है वो पंजाब के लिए जाती है। तो इसका उत्तर शैनन जोगिंदरनगर जो कि 110 मेगावाट की है। बात करते हैं बनेर, ये 12 मेगावाट जो कि ब्यास नदी के ऊपर बनती है और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड है। थिरोट जो कि 4.5 मेगावाट की एनर्जी पावर उत्पन्न करती है, इसकी इतनी 4.5 मेगावाट की कैपेसिटी है। चिनाब नदी के ऊपर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और इसको एग्जीक्यूट करती है हिमाचल प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड। भाखड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ये सतलुज नदी के ऊपर है। ये 1325 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है ये परियोजना और हिमाचल में ये बीबीएमबी का ये एक प्रोजेक्ट है जो कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको रन करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का शैनन जोगिंदरनगर। प्रश्न नंबर 82 झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी कांगड़ा। चंबा इसका सही उत्तर रहेगा। चंबा में ये जो झांझर डांस है वो परफॉर्म किया जाता है मैन और वुमेन दोनों के द्वारा। इसमें मर्द और औरतें दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। झांझर के अलावा जो अन्य डांस हैं वो हैं दांदरस, नुआला, सिकरी और डांगी। मंडी में जो डांस किया जाता है जिसको हम कहते हैं वो होती है नाटी। कुल्लू में नाटी, करथी, ध्रुंडू, खरेत, उजाग जामा, ढिल्लू फेटी और पशेरी, ये सब कुल्लू के डांस हैं। और कांगड़ा में किकली और भांगड़ा जो है वह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में परफॉर्म किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 82 झांझर डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 83, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 6, डी 4। सही उत्तर रहेगा 3। और जो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य हैं वो सभी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक जेपी नड्डा हैं, जगत प्रकाश नड्डा, दूसरी जो हैं वो हैं इंदु गोस्वामी, और तीसरे जो हैं वो हैं सिकंदर कुमार। क्वेश्चन नंबर 84, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी ऊना। दोस्तों, स्मार्ट सिटी के लिए जो शहर चुना गया है वो धर्मशाला चुना गया है और स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। 2016 में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था धर्मशाला को, और इसके लिए जो राशि प्रदान की गई थी वह थी 1,86,00,00,000 रुपये, 1.86 बिलियन रुपीज़। दोस्तों, ये साथ में जो भी एग्ज़ाम के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं या लिखे हुए हैं, आप इनको अपने नोट्स में, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85, 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेश सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए सदाराम चंदेल, बी सीताराम शर्मा, डी भागमल सोठा। यहाँ पे जो भागमल सोत्रा किया है, यहाँ पे वैसे भागमल सोठा इनका सही नाम है, ये बाय मिस्टेक सोत्रा कर दिया गया होगा। ऑप्शन डी पंडित पद्मदेव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पंडित पद्मदेव जी का जन्म 26 जनवरी 1901 ईस्वी में रोहड़ू के भमनौल गांव में हुआ। ये कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। 1946 ईस्वी में इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया और उसके महासचिव बने। प्रश्न नंबर 86, निम्न कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी कृष्णा नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी इज राइट आंसर। अब नजर डालते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट, इसका नाम इयरलुत्सपो कहा जाता है, जो कि तिब्बती भाषा से लिया गया है। जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो तिब्बती होते हैं वो इसको इयरलुत्सपो कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 गंगा नदी के ऊपर। गंगा नदी की प्रधान नदी भागीरथी है, जो
गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी, अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब बात कर लेते हैं नदी कावेरी की। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीर नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कि 760 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नदी, पांचवी नदी कृष्णा है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। नदी, नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उप महानदी की पांचवी सबसे लंबी नदी है। तीसरी सबसे लंबी नदी, ये तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि 1312 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। अब बात करते हैं नदी ताप्ती की। यह यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य पश्चिमी की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई 724 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 1 मेसोस्फीयर, 2 ट्रोपोस्फीयर, 3 स्ट्रेटोस्फीयर, डी थर्मोस्फीयर। इसकी ऑप्शंस ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 2 3 1 4, डी 3 4 2 1। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो रहेगी आपकी सी। ये एटमॉस्फेयर वर्टिकली हमें अरेंज करने हैं। सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आएगा मेसोस्फियर, उसके बाद आएगा सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आएगा मेसोस्फियर, उसके बाद आएगा थर्मोस्फियर। दोस्तों, ये जो ट्रोपोस्फियर क्षोमंडल, ये 0 से लेके 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक इसका जो एरिया बनता है, ये क्षोमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। तो इसका डिस्टेंस रहता है 0 से 10 और 18 के बीच में।
18 से 55 के किलोमीटर के बीच में रहता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। ये रहता है 18 हाँ 18 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर तक। 55 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वह आता है मध्य मंडल मेसोस्फीयर। 180 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर तक ये आयनोस्फीयर आयन मंडल का क्षेत्र आता है, और 480 किलोमीटर से ऊपर तक ये जो बाह्य मंडल गिना जाता है इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये 480 किलोमीटर से ऊपर का एरिया रहता है। ये हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन अब जर्नल साइंस के शुरू हो रहे हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन ऑप्शन ए ग्रास नली में, ओसोफेगस, बी मुख गुहिका में, ओरल वोकल कैविटी, सी ग्रहणी में, ड्यूडेन, सी अमाशय स्टोमैच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मुख गुहिका में, ओरल वोकल कैविटी। जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी हम खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो हमारा जो पाचन प्रक्रिया है वह मुंह से शुरू हो जाती है। जब हम खाना चबाते हैं तब पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू हो जाती है। आपकी लार ग्रंथियां लार बनाती हैं जो एक पाचक रस का काम करती हैं, जो भोजन को नम करके आपके पेट तक आसानी से पहुंचा देती हैं। मुंह में हम जब भी कोई खाने की चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद हमारे मुंह में सलाइवा के कारण ही आता है। किसी भी चीज़ का टेस्ट हमें तभी आएगा जब हमारे मुंह में सलाइवा काम करेगा, जिसे हम लार कहते हैं। उसी से हम किसी भी चीज़ के स्वाद को पहचान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे शरीर पर बाल वाले होते हैं, बी उनमें से कुछ अंडे देते हैं, सी उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, डी कुछ जलचर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। उनका हृदय 3 कक्षीय होता है। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? ए तांबा, बी जिंक, सी निकेल, डी लिथियम। ऑप्शन डी लिथियम इसका सही उत्तर है। अब लिथियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिथियम बैटरी इज दैट ऑफ लिथियम cobalt oxide cathode and graphite is anode.
which is most commonly found in portable devices such as cell phone and laptop. लिथियम का जो सिंबल या साइन होता है वो होता है Li+। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बढ़िया लग रही है और समझ आ रही होगी। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए बेसिक, बी सी प्लस प्लस, सी जावा, डी पेंट ब्रश। तो इसमें जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, वो रहेगी आपकी ऑप्शन डी पेंट ब्रश। ये जो पेंट ब्रश है ये एक पेंटिंग टूल होता है। बात करते हैं ऑप्शन ए बेसिक की। बेसिक ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस इज़ अ हायर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट वजनेस स्ट्रॉस्ट्रप। ये जो वजनेस स्ट्रॉस्ट्रप हैं ये एक डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी प्लस प्लस का जो डिस्कवर की थी कह सकते हैं, इन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई थी। डैनिश साइंटिस्ट वजनेस स्ट्रॉस्ट्रप। सी जावा, जावा की फुल फॉर्म होती है जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेटर। जावा के बिना न तो मोबाइल काम करता है न कंप्यूटर। ये एक बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज रहती है हर किसी डिवाइस में। और ये जो कीपैड वाले हमारे मोबाइल फ़ोन रहते थे उनमें बेसिकली वो इसी के ऊपर काम करते थे, इसी लैंग्वेज के ऊपर। और इसका सही उत्तर रहेगा पेंट ब्रश, जो कि एक पेंटिंग टूल होता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। लोथल इसका सही उत्तर रहेगा और इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने 1954 में 1954। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1921 में 1921। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 1921। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में 1952 में। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी नागपुर, डी कराची। दोस्तों इसकी सही उत्तर लाहौर है। और अब एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के ऊपर। दोस्तों ये 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और भारतीय लोगों ने ब्रिटिश
ब्रिटिश साम्राज्य राज से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने, अपना राज स्थापित करने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की थी। 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसका वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर हुआ करता था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र में की गई, जो कि उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और इसमें कांग्रेस ने अपना एक मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए जो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थीं, उसमें एक थी कि जो गोलमेज सम्मेलन का वो पूर्ण बहिष्कार करेंगे। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस ने कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तथा उसका उत्तरदायित्व जो भी उससे जुड़े हुए लोग थे उनको सौंपा था, जिनमें ये कहा गया था कि किसी भी प्रकार कि जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के जो पहले अंग्रेजों के द्वारा कर लिए जाते थे, तो उनको कर ना देने को मना किया गया और इस तरह के कार्यक्रम बनाए गए जिसमें उनका बहिष्कार हो सके। सभी कांग्रेस सदस्यों को जो भी भविष्य में उनके कौंसिल के चुनाव हुआ करते थे उनमें भाग न लेने और जो उसमें मौजूदा सदस्य हुआ करते थे उनको अपना त्याग पत्र देने को कहा गया। 26 जनवरी 1929 को आधी रात को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा था फहराया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली क्योंकि सभी भारत के लोग यही चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी अपना स्वराज स्थापित करें और बहुत से बलिदानियों ने अपनी बलिदान की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र करवाया, जो कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में अपनी अच्छे दिन जी रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा जो कि पूर्ण स्वराज के ऊपर की गई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी अर्जुन पुरस्कार, डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी। ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो ये लेखन क्षेत्र में जो राइटर्स वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये गेम्स और स्पोर्ट्स में दिया जाता है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के क्षेत्र में अभिनेताओं को दिया जाता है।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 95 की। 29 मई 2016 को IPL 9 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती थी? ए कोलकाता नाइट राइडर्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी किंग्स 11 पंजाब, डी सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर बी सनराइजर्स हैदराबाद है। और ये मैच सनराइजर्स और RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुआ था, जिसमें सनराइजर्स ने इसे 8 रन से जीता था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 की। नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? ए बेटी बचाओ नाम कमाओ, बी बेटी बचाओ देश बचाओ, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी बेटी बचाओ देश बनाओ। इसमें सही उत्तर रहेगा सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में की थी। क्वेश्चन नंबर 97। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? Who addresses the joint session of parliament? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति, डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन रहेगा ए द प्रेसिडेंट। अब एक नज़र डालते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस के ऊपर। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज called by the President of India under Article 108 and is presided over by the Speaker of the Lok Sabha or in their absence by the Deputy Speaker of the Lok Sabha or in their absence the Deputy Chairman of the Rajya Sabha। इसमें जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जब संबोधित करते हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए करते हैं। उसके बाद इसको प्रीसीड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी हो तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा के उपसभापति करते हैं। और अगर लोकसभा के उपसभापति भी एब्सेंट रहें तो इस सेशन को डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल तक बहती हैं। Which of the following periodical winds blowing from the sea to land cause summer monsoon in India? Options A. Option A पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट, बी उत्तर पूर्व नॉर्थ वेस्ट, सी दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, डी दक्षिण उत्तर साउथ नॉर्थ। सही उत्तर रहेगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 मैत्री एक्सप्रेस
रेलवे सेवा किससे संबंधित है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत भूटान। सही उत्तर रहेगा भारत बांग्लादेश। ये सेवा मैत्री सेवा जो है रेलवे सेवा, ये 14 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। राइट आंसर इज बी भारत बांग्लादेश। द लास्ट क्वेश्चन इज 100। 100वां क्वेश्चन, प्रश्न ये रहा। जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है, यदि दोनों को मिला दें तो? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इफ द टू आर मिक्स्ड। जल केरोसिन के ऊपर तैरेगा, वाटर फ्लोट्स ऑन केरोसिन। बी केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा, केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। केरोसिन जल में घुल जाएगा, केरोसिन डिसॉल्व्स इन वाटर। डी दोनों एक समान घुल जाएंगे। डी दे मिक्स यूनिफॉर्मली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। बी केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम मीट्रिक क्यूब and the density of kerosene is 810 किलोग्राम मीट्रिक क्यूब। यहाँ पे kg m क्यूब की फुल फॉर्म किलोग्राम मीट्रिक क्यूब रहेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप ये जितने भी क्वेश्चन थे आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हर कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इसी प्रकार आपको हल किए हुए मिलेंगे। एक बार मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।